आज हम लेके आए हैं उत्तराखंड पशुधन प्रसार अधिकारी टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी के सबसे महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को। अगर आपका लक्ष्य सरकारी नौकरी है तो इस वीडियो का एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, तो विषाणु संक्रमण के फलस्वरूप होस्ट में उत्पन्न पदार्थ जो उसे भावी विषाणु संक्रमण से सुरक्षित रखता है कहलाता है पादप विषाक्त, प्रतिरक्षी हार्मोन, इंटरफेरॉन। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इंटरफेरॉन। तो वायरल संक्रमण के फलस्वरूप उत्पादित इंटरफेरॉन एक महत्वपूर्ण एंटीवायरल मानव प्रोटीन है। जब एक वायरल संक्रमण द्वारा शरीर की कोशिकाओं पर हमला किया जाता है तो कोशिकाएं इसके जवाब में इंटरफेरॉन नामक एक एंटीवायरल प्रोटीन का उत्पादन करती हैं। इंटरफेरॉन संक्रमित और मरने वाली मेजबान कोशिका से जारी किया जाता है, जो पास की असंक्रमित कोशिकाओं तक पहुंचने पर यह उन्हें वायरस के संक्रमण के लिए प्रतिरोधी बना देता है। मनुष्य में इंटरफेरॉन के 3 समूह हैं। अल्फा श्वेत रुधिर कोशिकाओं से इंटरफेरॉन, पी संयोजी ऊतक फाइब्रोब्लास्ट से इंटरफेरॉन और वाई लिम्फोसाइट से इंटरफेरॉन। तो कौन कौन सी हो गई? पी, वाई और ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। पौधों में हरित रोग का कारण है एमजी की अधिकता, एमएन की अधिकता, एमजी की कमी, एमएन की कमी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एमजी की कमी, मैग्नीशियम की कमी। पौधों में हरित रोग का कारण सामान्यतः आयरन और मैग्नीशियम, एमजी की कमी है। क्लोरोसिस एक ऐसी स्थिति है जिसमें पत्तियां अपर्याप्त मात्रा में क्लोरोफिल का उत्पादन करती हैं और ये पत्तियों के पीलेपन का कारण बन जाता है। प्रभावित पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करने में सक्षम नहीं होते और इसलिए कार्बोहाइड्रेट का उत्पादन नहीं कर पाते। ये दोनों सामान्यतः मिट्टी में उपस्थित रहते हैं परंतु उच्च पीएच वाली मृदा में अनुपस्थित रहते हैं। आयरन और मैग्नीशियम पौधे के क्लोरोफिल का निर्माण करते हैं और प्रकाश संश्लेषण को पूर्ण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। पौधों में पर्ण हरिमहीनता किसकी कमी से होता है? जिंक, कैल्शियम, बेरियम या क्लोरीन। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जिंक की कमी से। जिंक, Zn, आयरन और मैग्नीशियम की कमी से पौधों की पत्तियां छोटी रह जाती हैं और वृद्धि करने वाला भाग सूख जाता है। फल छोटे रह जाते हैं, पौधे बौने रह जाते हैं तथा पत्तियां चितकबरी व पीली हो जाती हैं, जिसे हम हरिमहीनता यानी कि क्लोरोसिस कहते हैं। क्लोरोसिस की प्रक्रिया प्रदर्शित होती है तेज रोशनी में, अत्यधिक श्वसन के कारण, अंधेरे के कारण, लोहा तथा मैग्नीशियम तत्व के अभाव के कारण। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हरिमहीनता से अभिप्राय है प्रोटीन का ह्रास, वसा का ह्रास, पर्णहीनता का ह्रास, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, प्रोटीन का ह्रास। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। निम्न में से कौन सा रोग विषाणु जनित है? बैक्टीरियल ब्लाइट, फ्यूजेरियम ब्लाइट, कॉर्न मोजैक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 33 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कॉर्न मोजोइक। ऑप्शन नंबर सी कॉर्न मोजोइक। तो कॉर्न मोजोइक रोग विषाणु जनित है और यह बीज द्वारा संक्रमित पत्तियों के गैर संक्रमित पत्तियों पर रगड़ने से और सबसे अधिक एफिड्स के माध्यम से फैलता है। इस रोग की शुरुआत का लक्षण मध्य सिरा के साथ हल्के पीले रंग के लंबी धारियां हैं। युवा पत्तों में क्लोरोटिक स्पॉटिंग पाया जाता है और जो अंततः मोज़ेक या मोटल पैटर्न में बदल सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 को देखेंगे। तने के अचानक चपटे होने की असामान्यता को कहते हैं फिल्लोड गठन, फिल्लोक्लेट गठन, कैलोडोड गठन, फीसिएशन। ठीक है, फ्लैटिंग ऑफ स्टेम का। तो 34 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, फिल्लोक्लेट गठन। ठीक है, फिल्लोक्लेट फॉर्मेशन।
तो तने के अचानक चपटे होने से की असामान्यता से फिलोक्लेट गठन कहा जाता है। फिलोक्लेट चपटा प्रकाश संश्लेषण अंकुर है जिसे आमतौर पे संशोधित शाखाएं माना जाता है। ठीक है, जैसे आपके ये नागफनी का पौधा है तो ये फिलोक्लेट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं। रॉकियर के जीवन रूपों में वृक्षों को सम्मिलित किया जाता है। तो फेंड्रोफाइट्स, थेरोफाइट्स, क्रिप्टोफाइट्स, जियोफाइट्स। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा फेंड्रोफाइट्स। रॉकियरों के जीवन रूपों में पेड़ जो होते हैं वो फेंड्रोफाइट्स में शामिल हैं। फेंड्रोफाइट्स बड़ी झाड़ियाँ और पेड़ हैं जिनमें अधिक सर्दियों की कलियां जमीन के से ऊपर स्थित होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 को देखेंगे। फ्रेऑन को ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार रसायनों में से एक माना जाता है। यह प्रक्रिया किस रेडिकल्स द्वारा शुरू की जाती है? क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरोडाइफ्लोरोमेथाइल, फ्लोरोडाइक्लोरोमेथाइल। तो 36 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा क्लोरीन। ओजोन परत के ह्रास के लिए फ्रेऑन जिम्मेदार है। यह प्रतिक्रिया क्लोरीन के रेडिकल्स द्वारा शुरू की जाती है। जब अल्ट्रावायलेट विकिरण एक CFC अणु से टकराता है तो ऐसा होने पर क्लोरोसिस परमाणु में टूट जाता है। ठीक है, किससे? CFC से। क्वेश्चन नंबर 37 को देखेंगे। पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट वातावरण में एसिटाइल पर ऑक्सी रेडिकल के साथ किसके प्रतिक्रिया से बनता है? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन मोनोक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। तो 37 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। आंशिक रूप से विघटित कूड़े या पूरी तरह से विघटित कूड़े जाने जाते हैं। कैल्सिकॉल, ह्यूमस, लेडसोल या पोडोसोल। तो 38 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा ह्यूमस। प्रदूषक के रूप में निम्न में से कौन मिनीमाटा रोग का कारण बनता है? कैडमियम, मरकरी, लेड, आर्सेनिक। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा मरकरी। मिनीमाता रोग उन मछलियों के सेवन से होता है जिनके शरीर में जैव आवर्धन के कारण उच्च Hg सामग्री होती है यानी कि मरकरी होती है, और ये जल निकायों में भारी धातु प्रदूषण का परिणाम है। निम्न में से कौन सा विदेशी आक्रांता प्रजाति है? हेलियंथस एनस, ओराइजा सटाइवा, लेंटाना कैमेरा, सैक्रम ऑफिसिनेरम। तो 40 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा लेंटाना कैमेरा। लेंटाना कैमेरा अमेरिकी उष्णकटिबंधीय के बर्बनेसी कुल का सदस्य है और ये विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र में निवास करता है और ये बहुत तेजी से फैलता है। यह एक विदेशी आक्रांता प्रजाति है जिससे जैव विविधता में क्या आती है? कमी आती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 को देखते हैं। मृदा परिच्छेदिका का कौन सा क्षेत्र कार्बनिक पदार्थों से समृद्ध होता है? रीजन ए, A1, A2, बी हॉरिजन, सी हॉरिजन। तो 41 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा ए हॉरिजन। ए क्षेत्र मृदा प्रोफाइल के 4 भाग होते हैं। ओ अनअपघटित कार्बनिक पदार्थ, ठीक है, और A1 जो होता है कार्बनिक पदार्थ, और बी जो होता है खनिज यानी कि मिनरल्स, और सी होता है टूटे हुए खनिज। क्वेश्चन नंबर 42 को देखते हैं। जैव भार में के एक सीधा पिरामिड में शाकाहारी किस स्थान पर होते हैं? तो चतुर्थ, तृतीय, द्वितीय या प्रथम। 42 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा सेकंड यानी कि द्वितीय। स्पेसीज की व्यापक लाल सूची श्रेणियां निम्न में से किस संस्था द्वारा तैयार की गई है? WWF, IUCN, ICSU, UNEP। तो 43 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा IUCN।
प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ खतरे वाली प्रजातियों की लाल सूची, जिसे IUCN रेड लिस्ट 1964 में स्थापित जैविक प्रजातियों की वैश्विक संरक्षण स्थिति की व्यापक सूची है। IUCN का मुख्यालय यूनाइटेड किंगडम है। लाल आंकड़े संबंधी पुस्तकें संकलित की जाती हैं WWF द्वारा, IUCN द्वारा, BGHS द्वारा, WPSI द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, IUCN द्वारा। पादपों में ग्लाइओक्टिलेज चक्र, इसका रूपांतरण है कार्बोहाइड्रेट का वसा में, वसा का कार्बोहाइड्रेट में, वसा का अम्लों का वसा में, कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीकरण में। तो 45 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वसा का कार्बोहाइड्रेट में। मरुद्भिद गूदेदार पादप जिसमें CO2 रात्रि के समय ग्रहण की जाती है तथा दिन के समय उपयोग करने के लिए मैलिक अम्ल के रूप में संग्रहित की जाती है कहलाते हैं रात्रिचर पादप, कैम्प पादप, घटपर्णी पादप, इनमें से कोई नहीं। तो 46 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कैम्प पादप। कैम्प पादप मरुद्भिद गूदेदार पादप हैं जिनमें CO2 रात्रि के समय ग्रहण की जाती है तथा दिन के समय उपयोग करने के लिए मैलिक अम्ल के रूप में संग्रहित की जाती है। क्रोसुलेसियस एसिड चयापचय कैम पीरियोडिक जल आपूर्ति के लिए एक प्रकाश संश्लेषक अनुकूलन है जो मरुद्भिद पौधों जैसे कैक्टस या उष्णकटिबंधीय एपिफाइट्स जैसे ऑर्किड पौधों में पाया जाता है। साकी पौधे कैम के स्टोमेटा रात में खुलने तथा दिन में बंद रहते हैं ताकि दिन के समय पानी का ह्रास जो है वो वाष्पोत्सर्जन के रूप में ना हो पाए। कैम पौधे रात में उत्पन्न करते हैं PEP, पायरुविक अम्ल, मैलिक अम्ल या सेट्रिक अम्ल। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मैलिक अम्ल। कैम पौधे रात में मैलिक अम्ल उत्पन्न करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 को देखेंगे। क्रैसुलेसियस पौधे में स्टोमेटा किसके संचयन के कारण अंधेरे में खुले होते हैं? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, मोनोसैक्राइड्स, मैलिक एसिड, फॉस्फेट। तो 48 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मैलिक एसिड। कैम पौधे के वातरंध्र रात में खुलते हैं मैलिक अम्ल संचय हेतु और दिन में क्या रहते हैं, ये बंद रहते हैं। CAM पौधों के वातरंध्र हमेशा खुले रहते हैं, दिन में खुले और रात में बंद होते हैं, रात में खुलते हैं और दिन में बंद होते हैं, कभी नहीं खुलते हैं। तो ये रात में खुलते हैं और दिन में बंद रहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 को देखेंगे। निम्नलिखित में से किसमें फ्लोएम एवं जाइलम के बीच कैम्बियम एधा उपस्थित होता है? तो 50 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, द्विबीजपत्री तने यानी कि डाइकॉट स्टेम। द्विबीजपत्री तने में फ्लोएम तथा जाइलम के मध्य कैम्बियम उपस्थित होता है और जब ऐसी स्थिति बनती है तो इस प्रकार के संवहन बंडल खुले संपार्श्विक संवहन बंडल कहलाते हैं। एक बीजपत्री तने में कैम्बियम, जाइलम तथा फ्लोएम के मध्य उपस्थित नहीं होता तथा इस प्रकार से बने संवहन बंडल को बंद संपार्श्विक संवहन बंडल कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 51। निम्नलिखित में से कौन सा पादप उदक लिग्निफाइड या लिग्निन युक्त कोशिका भित्ति होती है? पैरेन्काइमा, मृदुत्तर, कॉलिन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा या मीजोफिल। तो 51 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, स्क्लेरेन्काइमा। वेलामिन उतक इन पौधों की जड़ों में पाया जाता है? बरगद में, पत्थरचट्टा में, ऑर्किड में, मक्का में। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑर्किड में। बेलामिन उतक ऑर्किड की जड़ों में पाया जाता है। बेलामिन एक स्पंजी बहुस्तरीय अधिचर्म है जो कुछ एक अधिपादपों तथा अर्ध अधिपादपों में पाया जाता है। बेलामिन में मृत कॉम्पैक्ट कोशिकाएं लिग्निफाइड कोशिकाओं के साथ पट्टी के रूप में पाई जाती हैं। बेलामिन का मुख्य कार्य जल का अवशोषण है। ऑर्किड की वायवीय जड़ें वायुमंडलीय जल का अवशोषण करने में सक्षम होती हैं तथा इन्हीं के माध्यम से जल को
पौधे के आंतरिक भागों तक पहुंचाती है। बेलामिन ऊतक पौधे की आंतरिक कोशिकाओं की सूर्य के पराबैंगनी विकिरण के से रक्षा करती है। क्वेश्चन नंबर 53 को देखेंगे। बेलामिन कोशिकाएं पाई जाती हैं उपस्थानिक जड़ों में, क्लैडोड में, ऑर्किड की वायवीय जड़ों में और सहतीर में। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑर्किड के वायवीय जड़ों में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे। ऑर्किड जड़ के वेलामिन व्युत्पन्न होते हैं, जड़ के फैलोजन से, जड़ के प्लीरोम से, जड़ के डर्मेटोजन से, जड़ के पेरिब्लेम से। तो 54 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जड़ के डर्मेटोजन से। ऑर्किड अधिपादप होते हैं, ये अन्य पौधों की सतहों पर उगते हैं जिससे ये सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आ जाए और प्रकाश संश्लेषण कर सके। ऑर्किड में दो प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं। चिपकी जड़ें, ये एपिफाइट को अन्य पौधों से जुड़ने में मदद करता है, और बेलामिन जड़ें, इन जड़ों में विशेष ऊतक होते हैं जिन्हें बेलामिन ऊतक कहा जाता है। ये जड़ के डर्मेटोजन के फलस्वरूप व्युत्पन्न होते हैं। इनकी कोशिकाएं परतें मोटी होती हैं और ये वायुमंडलीय नमी और पोषक तत्वों को अवशोषित करने में सक्षम होती हैं। क्वेश्चन नंबर 55 को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एस्टरेशियाई कुल के पुष्प का लक्षण नहीं है? पुष्प पंचतयी होते हैं, पुष्प जायोंगोपरिक होते हैं, अंडाशय बहुकक्षीय एवं ऊर्ध्व होते हैं, पुष्प में कोर स्पर्शी पुष्पदल विन्यास पाया जाता है। तो 55 का ऑप्शन नंबर सी, अंडाशय बहुकक्षीय एवं ऊर्ध्व होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पोएसी कुल के लिए सत्य नहीं है? इसके नर पुष्प का पुष्प सूत्र होता है, पेरियंथ 2 लॉडिक्यूल्स द्वारा दर्शाया जाता है। तो 56 का ऑप्शन नंबर डी इसमें आ नहीं पाया है, तो मैं डी को एक्सप्लेन कर देती हूँ। पोएसी कुल के पुष्पों में उपस्थित अंडाशय ऊर्ध्ववर्ती तथा एक कक्षीय होता है, न कि अधोवर्ती। ठीक है, तो अधोवर्ती और बहुकक्षीय। अतः कुल पोएसी पुष्प के संदर्भ में, जिसे ग्रैमिनेशी के नाम से भी जाना जाता है, एक बीजपत्री पौधों वाला एक बड़ा समूह है। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने सेट 2 के प्रश्न संख्या 28 से 56 तक के सभी महत्वपूर्ण MCQs को विस्तार से समझा। अगर वीडियो पसंद आया हो और आपको कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगली वीडियो में हम प्रश्न इसके आगे के सभी महत्वपूर्ण MCQs को विस्तार से हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।